हर घर में हर दूसरा बंदा इस तरीके से घुटनों के और जोड़ों के और कमर के दर्द में मुब्तला है। हाँ, अब देखें ख़वातीन में जो है रीज़न है, इससे 4-5 फैक्टर्स हैं। ऐसी कौन सी तदाबीर या खुराक है या कोई मेडिसिन है जिससे कुछ बेहतरी रह सके आम जो मरीज है, जो घर में परेशान है, जो खवातीन है? एक आपकी एज, ठीक है ना, अगर आप एज आपकी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है तो कार्टिलेज थिन हो जाएंगी। खवातीन जो है मर्दों की बनिस्बत खवातीन में हड्डियों में दर्द ज़्यादा रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राहिल राठौर और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आर्थो सर्जन हैं और पूरे सिंध के अंदर अगर देखा जाए तो इंटीरियर के अंदर ये वाहिद लेडी डॉक्टर हैं जो आर्थो के अंदर सर्जन हैं। हम इनके बेहद मशकूर हैं कि मैडम ने हमें टाइम दिया है। इसके अलावा आज हमारा आने का मकसद ये है कि मैडम से हम तमाम चीज़ें मालूम करेंगे कि आजकल जो बढ़ती हड्डियों की बीमारियां हैं, हर दूसरा शख्स जो है वो घुटनों के दर्द में मुब्तला है, कमर के दर्द में मुब्तला है। इसके अलावा ख़वातीन में जो है जल्द बीमारियां होती हैं, बच्चों में हड्डियों की। हम तमाम बीमारियों के मुतल्लिक मैडम से पूछेंगे कि इनकी वजूहात क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या है और ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो इख्तियार करके हम अपनी ज़िंदगी में अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू, मैं भी आपकी थैंकफुल हूँ। आपने मौका दिया मुझे अवाम के सामने आने का और अवाम में स्पेशली ऑर्थो रिलेटेड फील्ड्स और प्रॉब्लम में अवेयरनेस देने का मौका मिला। अच्छा मैडम, एक सवाल ये है कि आप देखें कि जहां हमारे मेल डॉक्टर्स जो हैं वो आर्थो सर्जन बनने में थोड़ा अवॉइड करते हैं, वहां आप फीमेल होने के बावजूद, लेडी डॉक्टर होने के बावजूद आपने आर्थो की फील्ड को क्यों चूज किया है? सबसे पहले बताइएगा। सबसे पहले ये तो आई नो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग फॉर फीमेल टू वर्क इन द मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड मेल डोमिनेंट फील्ड, ठीक है। उसके बाद जो मेरी इंस्पायरेशन है, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो सर्जन और सेकंड में मेरे पे आती है कि ऑर्थोपेडिक्स की फील्ड। मैंने सर्जन बनने की ख्वाहिश क्यों थी, उसकी मेरी इंस्पायरेशन है मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर कैप्टन गुलाम सरवर मस्तोई, जो कि आर्मी में कैप्टन भी रह चुके हैं, जनरल सर्जन भी थे और 1992 में पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज नवाबशाह में MS रह चुके थे। उनको देख के एक मुझे इंस्पायरेशन दी थी कि मुझे सर्जन बनना है। उसके बाद जो सेकंड इंस्पायरेशन है मेरे फादर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मस्तोई, जो कि ऑर्थोपेडिक्स के प्रोफेसर हैं नवाबशाह सिटी में 30 ईयर्स से, और 25 ईयर्स उन्होंने पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज ऑर्थो वार्ड में अपनी सर्विसेज भी सरंजाम दी हैं। 2015 में मैंने जो हाउस जॉब किया था उनके सुपरविजन में किया था, जहाँ से मैंने बेसिक सर्जिकल टेक्निक से अपना काम स्टार्ट किया। तो उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ था कि ऑर्थोपेडिक्स में आऊँ, ऑर्थोपेडिक्स की जो सर्जरीज़ हैं उनका मुझे क्रेज़ था और बहुत ज़्यादा जोश था। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे काम किया तो मैंने देखा कि इंटीरियर में स्पेशली हमारे पास फीमेल्स में ऑर्थो की बहुत ज़्यादा एक फ़ीमेल की नीड है। कुछ पेशेंट की प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, कुछ रिलीजियस इश्यूज़ होते हैं, इन सब को जहन में रख के मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ। जब मैं पार्ट 1 करने लगी थी तो मुझे नहीं समझ में आता था अब मैं जनरल सर्जरी में मुझे जाना चाहिए, ऑर्थोपेडिक्स की फील्ड लेनी चाहिए। मैं बहुत अनडिसाइसिव थी, शौक़ मुझे ऑर्थोपेडिक्स का था। अच्छा मैडम, चलें आप आर्थो में आई, बहुत अच्छा किया क्योंकि फीमेल्स हमारे यहाँ है ही नहीं और ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है। हम इंटीरियर में रहते हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो सर्जरी के लिए प्रेफर करती हैं कि हमारे पास लेडी डॉक्टर हो। आपने माशाल्लाह इस कदर जहाँ मेल जो है पास करना मुश्किल होता है, आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल लिया है। क्या आप शुरू से इस तरीके से काबिल थी या अचानक आपको शौक की वजह से ऐसा हुआ है? जी, गोल्ड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ऑर्थोपेडिक्स में गोल्ड मेडल लिया उसका रीज़न ये था कि जो पार्ट 2 की जो मैंने प्रेप की थी, अब स्टूडेंट्स, अब रेजिडेंट क्या करते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद तैयारी करते हैं, ठीक है। मैंने ट्रेनिंग के दौरान ही स्टार्ट कर ली थी प्रेप। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी अबव 70% और हाईएस्ट GP की वजह से मुझे गोल्ड मेडल मिला, जो 70% से अबव थी। उसके अलावा जैसे आपने क्वेश्चन किया कि शुरू से ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो MBBS है वो भी यहाँ PMC से है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी PMC से। MBBS में जो है मैंने डिस्टिंक्शंस ली हैं पैथोलॉजी में, फॉरेंसिक मेडिसिन में, ENT में। उसके अलावा ENT में ऑस्वी मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी 4th ईयर में। इसके अलावा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैं ज़ेबिस्ट इंटरमीडिएट कॉलेज से पास आउट हैं, जहाँ पे मैंने थ्रू आउट 4 सेमेस्टर पोजीशन होल्डर रही हूँ। मैट्रिक में जो है थ्रू आउट सिंध बोर्ड मैं टॉप 10 पोजीशन होल्डर स्टूडेंट रही हूँ और मैडम फरियाल टालपुर साहिबा ने मुझे ट्रॉफ़ी का इनाम भी दिया है। मैडम, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ कि माशाल्लाह आप शुरू से ही बहुत काबिल हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद आगे कामयाबियां अता फरमाए। अब सबसे मेन चीज़ हम आते हैं अपने सवालात पे, जो हम चाहते हैं पूरा पाकिस्तान इन सवालात को सुने कि आजकल जो आप देखेंगे कि ख़वातीन जो हैं
मर्दों की बनिस्बत ख़वातीन में हड्डियों में दर्द ज़्यादा रहता है। जिस तरीके से आप देखें घुटनों में दर्द, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, नमाज नहीं पढ़ी जाती। ख़वातीन के लिए ये वजह क्या है कि इतनी जल्दी वो हड्डियों की बीमारी में मुब्तला हो रही हैं? जी हाँ, अब देखें ख़वातीन में जो है रीज़न है, इससे 4-5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ख़वातीन में एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस कॉमन है। उसके अलावा जो उनकी जो रूटीन है, अब या तो ओवर ईटिंग ले रही हैं, या तो उनका बैलेंस डाइट नहीं है, या तो आजकल जी बच्चियां जो है एक्सट्रीम डाइटिंग की तरफ जा रही हैं। और दूसरा फैमिली टेंडेंसी भी एक हार्मोनल इश्यूज़ की चलती आ रही है। दूसरी वजह होती है कि अर्ली मेनोपॉज। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सब का रिलेशन क्या है? ब्रेन से है। ब्रेन में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेन रीज़न मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। जो फीमेल्स में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है, वो क्या करती है? बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह ही ऑस्टियोपोरोसिस है, जो फीमेल्स में कॉमन है। अब ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड थोड़ी मैं अवेयरनेस देना चाहूँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। देखें, ये एक कुदरती निज़ाम है, ठीक है ना। बोन में, हमारी बॉडी में बोन में 2 सेल्स हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट। एक बोन फॉर्मिंग है, दूसरा जो पुराने सेल्स जो होते हैं वो न्यू सेल्स जो होते हैं पुराने सेल्स को रिप्लेस करते हैं। ये एक रिमॉडलिंग साइकिलिंग है। रिमॉडलिंग साइकिल जो 4 to 6 मंथ्स में रिपीट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बोन फॉर्मिंग सेल्स कम है और रिप्लेस ज़्यादा हो रहे हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमें मोस्ट प्रॉब्लम हमें दिखाई देगा वो कॉस्ट्रो, ये जो डिस्टल आप देख रहे हैं, कॉर्टिको कैंसरस जंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉर्टिसेस ये थिन होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है बोन की वो डिक्रीज हो जाती है। अब इसमें ऑस्टियोइड टिश्यू, हमारी डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से मिनरल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। प्रोसेस मिनरलाइजेशन नॉर्मल, लेकिन मिनरल्स डिक्रीज हो रहे हैं। उसकी वजह से ओवरऑल पेशेंट में बॉडी पेन रहता है। और मोस्ट कॉमन इसमें बैकएक का इशू होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में मोस्टली कॉमन फीमेल्स में बैकएक का इशू होता है। अच्छा मैडम, ये तो हो गया एक प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है, इससे मतलब नहीं बचा जा सकता, ये तो होना ही होना है। लेकिन ऐसी कौन सी तदाबीर या खुराक है या कोई मेडिसिन है जिससे कुछ बेहतरी रह सके? आम जो मरीज है, जो घर में परेशान है, जो खवातीन है, उन्हें हम आसान लफ्जों में कैसे बताएं कि जो लॉन्ग टर्म वो हड्डियों में तकलीफ से बच सकें? इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें। एक डाइट जो रिच होनी चाहिए हमारी विटामिन डी और कैल्शियम में। दूसरा, ये जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है, इट शुड बी वेट बेयरिंग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। हमारी ख़वातीन जो है ना, इंडोर एक्टिविटीज़, मतलब घर का घर में बंद है, नहीं, बाहर निकलें, जिम जाएँ, एक्सरसाइज करें, खुद को एक्टिव रखें फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो आप न्यूट्रिशन ले रही हैं, आप बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लें। एक तो रिच होनी चाहिए विटामिन डी और कैल्शियम में डाइट, जिसकी वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स में बताऊँगी कि फ़िश का ज़्यादा यूज़ करें। आप फ़िश ज़्यादा लें, योगर्ट लें, मिल्क लें, एग यॉक लें, और बनाना इज़ ऑल्सो गुड सोर्स फॉर टू कीप बोन्स हेल्दी। उसके अलावा मैं अब फीमेल्स में आपको थोड़ा समझाना चाहूँ, जो मैं बार बार डाइट की तरफ जो ध्यान दे रही हूँ, इसमें आप देखें सब कुछ लें आप, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेकिन उन सब का एक पोर्शन है। अब उस पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके 6 पोर्शन है। अब एक पोर्शन में आपकी जैसे एक सीडी साइज़ रोटी आ गई, ठीक है। अब रोटी ले रहे कि इतनी होनी चाहिए, आपकी सीडी साइज़ रोटी होनी चाहिए, या आपकी एक ब्रेड होनी चाहिए, या 6 चम्मच आपके राइस के होना चाहिए। ये आपके हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ये आप 6 पोर्शन पर डे ले सकते हैं। प्रोटीन्स में जो है आपकी जो है, अब देखें ये हैंड जो पाम साइज़ में आप मील ले सकते हैं, या 2 बॉयल एग ले लें। ये आपका प्रोटीन 2 प्रोटीन पर डे इनफ है। अब छोटा सा कोई बाउल लें, उसमें आप फ्रूट ले लें, ठीक है। नट्स के लिए ड्राई फ्रूट आप इतना मुट्ठी भर के आपने ड्राई फ्रूट ले लिया। मिल्क जो है 200 ml मिल्क आप जो है 1 ग्लास आप मिल्क का ले लें, ठीक है। उसके अलावा जो ऑयल यूज़ करना है 1 to 2 स्पून पर डे। अब इसको डिवाइड आप कैसे करें? हम क्या करते हैं कि सारे दिन में कहते हैं कि बस 2 टाइम खाना या 3 टाइम, फिर हमें या तो हम अपनी फिर हैबिट से ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप 5 टाइम्स पर डे लें, और ये 6 पोर्शंस जो मैंने समझाएं, इस तरह से आप डिवाइड करें। इंशाल्लाह हेल्दी भी रहेंगी, स्मार्ट भी रहेंगी, एक्टिव भी रहेंगी। उसके अलावा फ़िश, मिल्क, एप्पल, पोमेग्रेनेट ज़्यादा लें डाइट में। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और सवाल ये है कि हम देख रहे हैं आजकल के हर घर में हर दूसरा बंदा इस तरीके से घुटनों के और जोड़ों के और कमर के दर्द में मुब्तला है। अब इसमें जेंडर हम नहीं ला रहे कि खवातीन को पहले होता है और मर्द हजरात जो उनको बाद में होता है। हम देख रहे हैं 40 साल के बाद जो अक्सरियत है हमारी, वो ज़्यादातर इसमें बोन में विटामिन डी डेफिशिएंसी या मुख्तलिफ डिजीज़ में जा रही हैं।
जिसकी वजह से मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने में तकलीफ हो रही है, बैठ के लोग नमाज पढ़ रहे हैं, दिखने में वो ओल्ड एज नहीं है, यंग है। यंग लोगों को ये हड्डियों की बीमारी क्यों हो रही है, दर्द क्यों हो रहा है? नी जॉइंट से रिलेटेड अगर हम करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आपने कहा आफ्टर 40 इयर्स नी जॉइंट। अब देखिए इसका कॉमन कॉज ये होता है कि नी जॉइंट में जो कार्टिलेज है, ठीक है, वहाँ पे क्वांटिटिन सल्फेट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बोन, अब यहाँ पे मैं थोड़ा समझाना चाहूँगी, यहाँ पे जो है कार्टिलेज जो है, यहाँ पे क्वांटिटिन सल्फेट कम हो गया, बोन हमारा कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हाइलैंड कार्टिलेज में स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, सैनुअल फ्लूइड ज़्यादा जमा होगा, जिसकी वजह से आर्थराइटिस रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर्स में अब आ जाए तो इसके दो फैक्टर, एक सिस्टमिक फैक्टर्स हैं, एक लोकल फैक्टर्स हैं। सिस्टमिक फैक्टर्स जो ओवरऑल हैं, एक आपकी एज, ठीक है ना, अगर आप एज आपकी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है तो कार्टिलेज थिन हो जाएंगे, वियर एंड टियर मैकेनिज्म ज़्यादा होगा और आपके जॉइंट अनस्टेबल हो जाएंगे। उसके अलावा जो है डाइट पे आ जाए, ओबेसिटी एंड डाइट। अब देखें अब ओबेसिटी जो वेट गेन के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूँगी, छत हमारी भारी है और ये हमारा पिलर है, ठीक है। अगर हमारा पिलर ही वीक है तो क्या छत उस पर रह पाएगी? इसी तरह से हमारा जो पूरा जो बॉडी है, पूरा जो हमारी फोर्स है, वो पूरी यहाँ पे नी जॉइंट से हमारी ट्रांसमिशन होती है, जो कार्टिलेज है उसको फिर स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ये ओवरवेट और ओबेसिटी का है, भले एज फिर आपकी कम है। थर्ड जो पॉइंट है, विटामिन सी, डी, के की डेफिशिएंसी। अब इसमें क्या है, जो विटामिन सी है वो ऑस्टियोइड टिश्यू को स्ट्रॉन्ग करता है, और कोलेजन हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है। और इस विटामिन सी इसकी जो रिच सोर्स है वो सिट्रस फ्रूट्स, आप ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, ये जूसेस या फ्रूट्स लें, ठीक है। विटामिन डी मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स बताया। विटामिन डी से रिलेटेड जो है मेन जो है सनलाइट है, हमारी सनलाइट। उसके अलावा बोन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम और विटामिन डी के आ गए। विटामिन के में अब एक प्रोटीन है, दैट इज़ ऑस्टियोकैल्सिन। ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन जो है हमारे बोन ऑस्टियोइड टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऑस्टियोकैल्सिन के लिए हमें विटामिन के रिक्वायर्ड होती है, और वो हमारे स्पिनच और लीफी वेजिटेबल्स से हैं। ये सारे सिस्टमिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो लोकल फैक्टर्स हैं, अब मैं लोकल फैक्टर्स पे थोड़ा ध्यान दूंगी। जैसे हमने सारा मैकेनिज्म डिस्कस किया था, लोकल फैक्टर्स में ये जॉइंट है। अगर जॉइंट की साइज़ एबनॉर्मल है, ठीक है ना, या तो साइज़ आगे पीछे बड़ी हुई है, ठीक है ना, ये इरेगुलर है, तो इसकी वजह से भी कार्टिलेज डिफेक्ट होगा। प्रीवियस कोई भी इंजरी है जो सेकेंडरी ऑर्थराइटिस कॉज करवाएगी। न्यूरोपैथिक जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, जिसमें हम चारकोट जॉइंट, स्पेशली चारकोट जॉइंट में क्या है कि लिम्ब एंड सेंसेशन नहीं है, आप वो एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो ऑर्थराइटिस को बढ़ा रही हैं, ठीक है। ओबेसिटी पे हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी अगर इंक्रीज़ है, वो भी ऑर्थराइटिस कॉमन कॉज करवाएगी। लोड, वर्किंग लोड जो है, जॉइंट है, आप जो भी काम करें उसमें आपका लोड ज़्यादा है। अब देखें आर्थराइटिस में हम दो चीज़ों को मना करते हैं कि एक सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना और नी स्क्वेटिंग, जिसकी वजह से हम पेशेंट में जो एहतियाती तदाबीर पे हम अब आ रहे हैं। अब पेशेंट में एहतियाती तदाबीर ये होगी कि जब आप नमाज़ पढ़ें तो बैठ के पढ़ें, वॉशरूम के लिए आप कमोड यूज़ करें। आपको नीचे हम उर्दू में समझाते हैं, नी स्क्वेटिंग, मंजी पेड़े पे बैठना मना है। मालिश मसाज पेशेंट को मना करते हैं कि ये चीज़ों से अवॉइड करें। क्वाड्स एक्सरसाइजेज, इट इज़ इसमें क्या है कि क्वाड्रिसेप्स जो हमारे मसल्स हैं उसको हमें स्ट्रेंथनिंग रखना है, उसको हमें पावर देनी है, जिसकी वजह से हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज समझाते हैं। वेट लॉस करें आप। फुटवेयर, स्पेशली फीमेल्स जो आजकल शौकीन है, बच्चियां भी हैं, हील पहन के घूम रही होती हैं। और ओल्ड एज में जो है ना, बिल्कुल चप्पल जो बिल्कुल फ्लैट भी हो और इस ऐसे ना हो कि सख्त चप्पल हो, नरम हो। फुटवेयर के लिए जो कंफर्टेबल जॉगर्स हों आप वो यूज़ करें। फिर ओल्ड एज के हिसाब से क्रचेज़, हम पेशेंट को स्टिक्स वगैरह, ये सारे हम इसमें आते हैं। ठीक है मैडम, आपने विटामिन डी की जहाँ बात की, हम देखते हैं कि आजकल जर्नल फिजिशियंस हैं या कुछ केमिस्ट हैं या लोग खुद जो हैं वो जाके विटामिन डी के इंजेक्शन लेते हैं और उसे पी लेते हैं, उसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। तो आप किस तरीके से बताएंगे लोगों को विटामिन डी के जो इंजेक्शन पिए जा रहे हैं, क्या वो ठीक है, इस रूटीन में पिए जा रहे हैं हमारे माशरे में? क्योंकि सन एक्सप्लोयर हमारे यहाँ है नहीं, विटामिन डी की तकरीबन सबको कमी है। हमें किस तरीके से विटामिन डी के इंजेक्शन को यूज़ करना चाहिए हमारे इस सिस्टम में? देखें, ऐसे खुद से तो अभी हमें पता ही नहीं कि हम इसके लिए एक प्राइमरी स्क्रीनिंग
ठीक है, प्राइमरी स्क्रीनिंग ज़रूरी है, हम वो रिपोर्ट करवाएं। अब पेशेंट में विटामिन डी पता कैसे लगेगी? विटामिन डी डेफिशिएंसी है सबसे पहले। ये जिस पेशेंट में विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी उसके ओवरऑल बॉडी पेन, जैसे बोन पेन रहेगा, मसल पेन रहेगा, अर्ली फटीग, काम करता है जल्दी थक जाता है, स्लीप उसकी डिस्टर्बेंस होगी, मेंटल डिस्टर्बेंस होगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, वो नहीं कर पा रहा। बच्चे हैं तो बच्चों में जो है ना डिलेड ग्रोथ है या ग्रोथ रिटार्डेड या फिर बोन डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस कर रहा है। ये विटामिन डी के कुछ सिम्टम्स हैं। ऐसे सबसे पहले हम सिम्टम्स रिसीव कर रहे हैं पेशेंट में। फिर उसके अलावा फिर हम प्राइमरी स्क्रीनिंग की तरफ जाएंगे। अब हम रिपोर्ट्स करवा लें विटामिन डी, उसमें सीधा सीधा लेवल बता रहे हैं कि डेफिशिएंसी है पेशेंट में, इनसफिशिएंसी है, या कभी कभी ये है कि हम एक्सेसिव ले लीजिए जिसको इंटॉक्सिकेशन की तरफ जाते हैं। तो अब जो डेली जो हमारे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो है एक्चुअली 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। अगर यही विटामिन डी बच्चों में कम हो जाती है तो रिकेट्स कॉज करवाएगी, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। अकॉर्डिंग टू हम जो हमारे रेशियो देखेंगे कितना रेशियो, उससे फिर हम अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो बच्चों में जैसे सपोज रिकेट्स करवा रहे हैं तो 800 से हम 2000 इंटरनेशनल यूनिट की तरफ जाते हैं। और अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी जो ऑस्टियोमलेशिया डेवलप करे तो फिर उसकी हम लोडिंग डोज लगते हैं। जैसे 300 से 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है ना, 2 लोडिंग डोज होते हैं, 2 इंजेक्शंस हम 4 वीक्स अपार्ट देते हैं, ठीक है। और ओरल फॉर्म में दे रहे हैं तो 10,000 से 50,000। तो इस तरह से रेशियो है, लेकिन ये सारा देखें सीवियरिटी पे डिपेंड करता है इस, और हमारी जो रिपोर्ट क्या आ रही है उसमें हमारी लेवल कितनी बताई जा रही है, फिर उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। लेकिन ऐसे खुद से पीना या खुद से वो लेना, तो आपको क्या पता कि आपने एक्सेसिव कर ली है या फिर आपको कमी है या नहीं। अच्छा मैडम, एक सवाल ये कि आजकल तकरीबन जो 99% फीमेल्स हैं, जो ख़वातीन हैं जिनके सीजर होते हैं, उनको एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वो जो इंजेक्शन लगता है उस इंजेक्शन की वजह से जो है, जो एनेस्थीसिया के लिए लगाया जाता है, फीमेल्स का कहना यह है कि हमें इसकी वजह से हड्डियों की कमजोरी हो गई, हम उठ बैठ नहीं सकते। क्या इस एनेस्थीसिया के इंजेक्शन का कोई ताल्लुक है हड्डियों को कमजोर करने का या कमर में दर्द बरकरार रखने का, या नहीं है? देखिए, अगर पेशेंट को अब लोअर बैक एक के भी कॉजेज़ हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम डीडीज़ बहुत सारी बन जाती हैं। क्या पेशेंट को यूटीआई तो नहीं है, पेशेंट का कोई और सिम्टम तो नहीं है, तो फिर वही चीज़ आ जाती है। तो हम स्क्रीनिंग करवाएंगे, उनकी रिपोर्ट्स करवाएंगे। कमर के इंजेक्शन लगने न लगने से तो मैं नहीं समझती कि सारी कोई आपकी बोन इन्वॉल्व हो जाती है। उसको रीजनल, उस स्पेसिफिक रीजन में पेन हो तो दूसरी बात है, लेकिन लोअर बैक एक, अब लोअर बैक एक से रिलेटेड ये दूसरे इशूज़ भी हैं। मैंने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस भी पेशेंट जाता है, मसल स्पाज्म की वजह से भी लोअर बैक एक अगर पूरी आपको लेग को इन्वॉल्व कर रहा है और उसके साथ नमने से, तो शैटिका की वजह से भी हो सकता है लोअर बैक एक। ठीक है मैडम, शुक्रिया। एक और चीज़ ये कि आप लेडी डॉक्टर हैं, क्योंकि आर्थो के अंदर हम देखते हैं कि इसमें कहीं जोर लगाना है, ड्रिल चलानी है, कहीं हथौड़े चलाने हैं, तो आपको इसमें मुश्किलात नहीं होती है सब कुछ करने में? देखें, सबसे पहले तो ये कि ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड ये है कि भाई फीमेल्स नहीं कर सकती, क्यों नहीं सकती थी, ये फोर्स वर्क है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहूँगी, ये फोर्स वर्क नहीं है, इट्स अ टेक्निक वर्क। जब आप सर्जन बन के सामने आते हैं तो वहाँ पे जो टेक्निक होती है, वाहिद एक सर्जन की टेक्निक्स यूज़ होती है। और सेकेंड ये चीज़, इट डिपेंड्स ऑन द कन्फिगरेशन ऑफ द फ्रैक्चर किस टाइप का है, क्या कन्फिगरेशन है, एट द टाइम और टेबल पे भी हम डिसीजन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। टेक्निक सर्जन की यूज़ होगी, चॉइस ऑफ इम्प्लांट आप कौन सा कर रहे हैं, उसके बाद आपकी पूरी टीम वर्क है, आपके एनेस्थेटिस्ट टेक्नीशियन है जो कि ट्रैक्शन भी दे रहे हैं, आपको असिस्ट भी करवा रहे हैं, फ्रैक्चर रिड्यूस करवाने में भी हेल्प करवा रहे हैं। और आजकल जो है इंटरलॉकिंग नेल, रिसेंट एडवांसेस जो है इंटरलॉकिंग नेल लोअर लिम्स में जो हो रही है, उसने काफ़ी ज़िंदगी आसान कर दी है। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। और फैसिलिटी हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर की भी है, उससे भी हमारे काफ़ी ईजी सर्जरीज हो रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारे नाजरीन को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पसंद आई होंगी। नवाबशाह समेत पूरे पाकिस्तान भर के, बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए आज मैडम से हमने कुछ टिप्स भी लिए हैं कि किस तरीके से आप हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, क्योंकि अगर हड्डियां मजबूत हैं तो आप सेहतमंद हैं। तो जो मैडम ने एडवाइस किया है, जो खुराक एडवाइस की है, एक्सरसाइज एडवाइस की है, लड़कियों को हील पहनने से मना किया है, ये सारी चीज़ें अगर अडॉप्ट करेंगे आप तो इंशाल्लाह आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और आपकी ज़िंदगी एक सेहतमंद ज़िंदगी रहेगी। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।